नमस्कार। भारत का इतिहास ये साम्राज्यों के बनने और बिखरने की एक कहानी है ना? तो आज हम इसी कहानी में थोड़ा और गहराई से उतरेंगे। शक्ति, अराजकता और विरासत के एक ऐसे 1000 साल लंबे सफर पे चलेंगे। और इस कहानी को समझने के लिए हम शुरुआत से शुरू नहीं करेंगे, बल्कि एक अंत से शुरू करेंगे। वो अंत था शक्तिशाली मौर्य साम्राज्य का पतन। तो सोचिए, जैसे ही आखिरी मौर्य सम्राट की हत्या हुई, पूरे उपमहाद्वीप में जैसे खालीपन सा छा गया, एक पावर वैक्यूम। और इस खालीपन को भरने के लिए हर कोई दौड़ पड़ा। हर तरफ बस उथल-पुथल, डर और ये खतरा कि बाहर से कोई हमला न कर दे। तो मौर्यों के बाद का ये दौर एक बिखरे हुए साम्राज्य का दौर था। अब इस बिखराव के बीच ना दो तरह की ताकतें सामने आईं। एक तरफ तो थे वो विदेशी हमलावर जो पहाड़ों के उस पार से अपनी किस्मत आजमाने आए थे, और दूसरी तरफ थे हमारे अपने यहीं के स्थानीय राजवंश जो इसी उथल-पुथल से उभरे और सत्ता पर अपनी दावेदारी पेश करने लगे। लेकिन सदियों के इस टूट-फूट के बाद एक बार फिर से स्वर्ण युग की वापसी हुई। एक ऐसा राजवंश उभरा जिसने भारत को फिर से एक किया और एक ऐसे दौर की शुरुआत की जिसकी मिसाल दी जाती है। और इस वापसी का चेहरा बना गुप्त राजवंश। और उसके सबसे महान शासकों में से एक थे समुद्रगुप्त। वो सिर्फ एक महान विजेता ही नहीं थे, बल्कि एक कवि भी थे। और उन्होंने अपनी ताकत से इस बिखरी हुई जमीन को एक बार फिर से जोड़ दिया। उनकी फौजी काबिलियत इतनी जबरदस्त थी, उनके विजय अभियान इतने बड़े थे कि आज के इतिहासकार उन्हें भारत का नेपोलियन कहते हैं। सोचिए कितनी बड़ी उपाधि है। ये दिखाता है कि उनकी रणनीति कितनी कमाल की रही होगी। लेकिन एक मिनट, गुप्त साम्राज्य की कहानी सिर्फ लड़ाइयों और जीत की नहीं है। असल बात तो ये है कि चंद्रगुप्त द्वितीय जैसे शासकों के दौर में ये साम्राज्य ज्ञान और संस्कृति का एक बहुत बड़ा केंद्र बन गया। यहीं से असली स्वर्णयुग की शुरुआत हुई। और ये स्वर्णयुग कैसा था? ये वो दौर था जब नालंदा जैसी यूनिवर्सिटी दुनिया भर के लिए ज्ञान का सेंटर बनी, जब आर्यभट्ट ने दुनिया को बताया कि पृथ्वी सूरज के चक्कर लगाती है। सोचिए, उस जमाने में कालिदास जैसे कवियों ने अपनी रचनाओं से साहित्य को अमर कर दिया। और सच कहें तो ये विरासत तलवारों से जीती गई जमीनों से कहीं ज्यादा कीमती और टिकाऊ साबित हुई। लेकिन जैसा कि होता है, कोई भी स्वर्ण युग हमेशा नहीं रहता। वक्त के साथ गुप्त साम्राज्य भी कमजोर पड़ा, और उनके पतन के साथ ही एक बार फिर वही कहानी दोहराई गई। एक नया पावर वैक्यूम और उत्तर भारत पर कब्जे के लिए एक नया संघर्ष। इस बार इस खालीपन को भरने की कोशिश की सम्राट हर्षवर्धन ने। उन्होंने कुछ वक्त के लिए ही सही, लेकिन उत्तर भारत को फिर से एक किया, और उन्होंने अपनी राजधानी बनाया कन्नौज को। ये नाम याद रखिएगा, क्योंकि कन्नौज अब नॉर्थ इंडिया की सियासत का सबसे बड़ा सेंटर बनने वाला था। लेकिन हर्षवर्धन का सपना पूरे भारत पर राज करने का था, जो नर्मदा नदी के किनारे आके टूट गया। वहां उन्हें रोका चालुक्य सम्राट पुलकेशिन द्वितीय ने, और इस एक हार ने ये साफ कर दिया कि अब दक्षिण भारत भी एक बड़ी ताकत है जो उत्तर की किसी भी शक्ति को टक्कर दे सकती है। हर्ष के जाने के बाद जो कन्नौज सत्ता का केंद्र था, वो अब जंग का मैदान बन गया। उस पर कब्जे के लिए भारत की 3 बड़ी ताकतें गुर्जर प्रतिहार, पाल और राष्ट्रकूट आपस में भिड़ गईं। और ये लड़ाई कोई 1-2 साल नहीं, बल्कि 100 साल से भी ज्यादा चली। इसी को इतिहास में त्रिपक्षीय संघर्ष कहते हैं। तो इस लंबी और थका देने वाली लड़ाई का नतीजा क्या निकला? आखिरकार जीत हुई गुर्जर प्रतिहारों की। उन्होंने न सिर्फ एक बहुत बड़ा साम्राज्य खड़ा किया, बल्कि उस वक्त पश्चिम से हो रहे हमलों के सामने एक मजबूत दीवार बनकर भी खड़े रहे। लेकिन इतिहास का पहिया कहाँ रुकता है? वो तो घूमता रहता है। जैसे जैसे प्रतिहार साम्राज्य कमजोर हुआ, उन्हीं के सामंत यानी उनके अधीन काम करने वाले चौहान ताकतवर होने लगे और उत्तर के नए रखवाले बनकर सामने आए। और चौहानों में सबसे बड़ा नाम, एक ऐसा नाम जो आज भी वीरता का प्रतीक माना जाता है, वो थे पृथ्वीराज चौहान। जब वो गद्दी पर बैठे तो अपनी बहादुरी और लीडरशिप से उन्होंने एक नई मिसाल कायम की। और फिर वो ऐतिहासिक पल आया 1191 में। तराइन के मैदान में पृथ्वीराज का सामना हुआ मोहम्मद गौरी की सेना से, और उस लड़ाई में पृथ्वीराज चौहान ने एक निर्णायक जीत हासिल की। हमलावरों को उल्टे पांव लौटना पड़ा। लेकिन कहानी यहाँ खत्म नहीं हुई। गौरी सिर्फ 1 साल बाद, जी हाँ, सिर्फ 1 साल बाद 2 गुनी तैयारी के साथ वापस लौटा।
और 1192 में तराइन की दूसरी लड़ाई का जो नतीजा निकला, उसने भारत के इतिहास का रुख हमेशा हमेशा के लिए मोड़ दिया। यहीं पर आकर सदियों से चले आ रहे स्वदेशी साम्राज्यों के उस महान चक्र का अंत हो गया। तो साम्राज्य तो आए और चले गए, लेकिन क्या उनकी विरासत भी खत्म हो गई? नहीं, उनकी विरासत तो आज भी पत्थरों में जिंदा है। तो असल में बचा क्या? देखिए, राजा महाराजा आए, लड़ाइयाँ हुईं, सरहदें बदलीं, ये सब तो वक्त के साथ बदलता रहा। लेकिन जो चीज़ हमेशा के लिए रह गई, वो थी इन साम्राज्यों की असली विरासत। उनकी कला, उनका विज्ञान, उनका ज्ञान, चाहे वो बादामी के मंदिर हो या कालिदास की कविताएं, आर्यभट्ट की खोज हो या नालंदा यूनिवर्सिटी, यही वो मजबूत नींव है जिस पर आज का भारत खड़ा है। तो ये एक बहुत जरूरी सवाल है ना कि साम्राज्य तो बनते बिगड़ते रहते हैं, लेकिन आखिर में बचता क्या है? ताज और तख्त तो वक्त की धूल में खो गए, लेकिन जो विचार, जो कला और जो ज्ञान उस दौर में पैदा हुआ, वही असल में समय की हर परीक्षा को पास कर गया। और शायद यही असली विरासत है।